ये प्रश्न संख्या 5 का क है। तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं अर्थात शर्त लिखिए। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? तो ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्यतिकरण प्राप्त होने की शर्तें। तो हम जानते हैं कि व्यतिकरण प्राप्त होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए, नहीं तो व्यतिकरण प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि व्यतिकरण 2 तरह के होते हैं, एक समकोषी और एक विनाशी। व्यतिकरण अर्थात जो है काली और ये ब्राइट जो है 2 तरह की फ्रिंजें बननी चाहिए, और ऐसा तभी संभव होता है जब प्रकाश जो है किसी कला संबद्ध स्रोत से आ रहा हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश तरंग की आवृत्ति नियत होनी चाहिए और 2 तरंगों में व्यतिकरण के लिए उनका आयाम लगभग समान होना चाहिए। यानी जो तरंगों का आयाम है दोनों का लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश एक वर्णीय अर्थात एक ही रंग का होना चाहिए, जिसकी उससे आवृत्ति भी वही रहेगी। अर्थात एक ही स्रोत से द्वितीयक तरंगिकाएं प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ से 2 छिद्र पास पास किए जाते हैं, तो ये 2 कला संबद्ध स्रोत की तरह ही व्यवहार करते हैं। और एक ही सोर्स से जब 2 स्रोत से द्वितीय तरंगिकाएं बनती हैं तो वो जो है कला संबद्ध होती हैं, और तभी व्यतिकरण हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, जहाँ पर एक चमकीली और एक काली फ्रिंज बनती है। तीसरा पॉइंट है दोनों तरंगों के पथांतर अति अल्प होने चाहिए। यानी जो तरंगें होती हैं दोनों, उनके पथों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ताकि वो दोनों एक साथ ही जो है ब्लैक, जब अंदर जाती हैं तो दोनों एक साथ ब्लैक बनाती हैं, और दोनों जब एक साथ जुड़ जाते हैं उनके आयाम, तो वो चमकीली फ्रिंज बना लेती हैं। चौथा पॉइंट ये है दोनों द्वितीयक तरंगिकाओं या स्रोतों छिद्रों के बीच की दूरी अति अल्प होनी चाहिए। दोनों की छिद्रों के बीच की जो दूरी है वो काफी कम रखी जाती है, जिससे कि उनके बीच में जो पथांतर है वो ज्यादा ना बने। पांचवा प्रश्न ये है दोनों तरंगिकाओं के मध्य कलांतर जो है नियत होना चाहिए। यानी दोनों जो तरंगिकाएं हुए उनके बीच में जो फाई का मान है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। आगे प्रश्न में ये पूछा गया है कि कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। तो आइए हम कला संबद्ध स्रोत की परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश की 2 तरंगें अध्यारोपित हों तथा उनका कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो वे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यानी जो कलांतर है वो समय के साथ नहीं बदले। यानी ये समझिए कि आप यदि 2 तरंगें हैं और ये t समय पर आगे बढ़ रही हैं, तो एक ये तरंग जो है ऐसे करके यदि चल रही है, तो इनके बीच का जो भी कलांतर है, और एक मान लीजिए कोई दूसरी तरंग है और इसके बीच का भी जो कलांतर होगा वो यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ चलना चाहिए। यानी इनके बीच में जो कलांतर है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। इसमें ये बात याद रखनी है कि व्यतिकरण प्रभाव केवल कला संबद्ध स्रोत से ही दर्शाया जाता है। यानी जो व्यतिकरण का प्रभाव हमको दिखता है वो कब दिखता है, जब कला संबद्ध स्रोत हो। और दुनिया में कोई भी 2 स्रोत जो हैं कला संबद्ध भी नहीं होते हैं। केवल एक ही स्रोत से, मान लीजिए यहाँ कोई प्रकाश सोर्स है, हम एक ही सोर्स से जब किरणें आगे बढ़ती हैं तो इसी के आगे एक ऐसी स्लेट लगाते हैं कि जिसके 2 नज़दीक 2 छिद्रों से यहाँ से हम द्वितीयक तरंगिकाएं प्राप्त करते हैं। यानी ये 2 छेद जो हैं 2 नए सोर्स की भांति व्यवहार करती हैं, और आगे जाके प्लेट पे यही जो है व्यतिकरण की घटना दिखाती हैं। और यहाँ एक ब्राइट और एक डार्क, और एक ब्राइट एक डार्क करके ऐसे हमें फ्रिंजें प्राप्त हो जाती हैं। तो इसका उदाहरण ये है कि कला संबद्ध स्रोत का सूर्य के प्रकाश को 2 अति निकट अलग अलग छिद्रों से गुजारने पर कला संबद्ध स्रोत प्राप्त होते हैं। ये मान लीजिए सूर्य है और यहाँ 2 निकट छिद्र हैं, इनसे जब गुजारेंगे तो यहाँ पर 2 जो छिद्र जो हैं नए स्रोत की भांति कार्य करेंगे, और ये दोनों स्रोत कैसे कहलाएंगे, कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे।
प्रश्न संख्या ख है 5 की ये। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमको चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है और स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होंगे। तो लेकिन मैं सबसे पहले क्या है कि इसकी जो है परिभाषा भी आपको बता देता हूँ। चुंबकीय द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसकी परिभाषा है कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत स्थिति से, यानी ये चुंबकीय जो द्विध्रुव होता है और ये जो है हमेशा स्टैंड फॉर्म यानी इसे लंबवत स्थिति में माना जाता है और लंबवत स्थिति से घुमाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत स्थिति से किसी कोणीय स्थिति में यानी किसी भी एंगल थीटा पर घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसका यदि फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर माइनस के एम बी कॉस थीटा। ये थीटा होता है एम और बी के बीच का कोण यहाँ पर, और एम क्या है, एम यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण है और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें दो स्थिति हैं। कंडीशन यहाँ फर्स्ट देख लेते हैं। हमसे अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा का सूत्र भी यहाँ पूछा गया है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले ये मान लेता हूँ कि जो थीटा है वो अगर मान लीजिए 0 डिग्री हो तो इस कंडीशन में जो u का मान है वो हो जाएगा माइनस के एम बी कॉस 0 डिग्री, और हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो जो ऊर्जा का मान है इस कंडीशन में माइनस के एम बी होगा और जो कि क्या होगा, ये न्यूनतम मान होगा। यदि कंडीशन सेकंड ये माना जाए कि जो थीटा का मान है यदि यहाँ 90 डिग्री हो तो u का मान हो जाएगा माइनस के एम बी कॉस 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है और कॉस 90 जीरो रखने पर जो स्थितिज ऊर्जा है 0 हो जाती है। और इसीलिए हम इसको हमेशा लंबवत स्थिति में मानते हैं क्योंकि उस वक्त जो है इस द्विध्रुव के पास कोई भी एनर्जी नहीं होती है। और एक कंडीशन और है कि यदि इस द्विध्रुव को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा कर दिया जाए, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री पर इसको घुमा दिया जाए, तो इस कंडीशन में जो u का मान है माइनस के एम बी कॉस 180 डिग्री होगा और कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है -1, और लगाएंगे तो ये प्लस की एम बी मिलेगा जो कि स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान है। अधिकतम मान ये प्रश्न संख्या 5 का ग है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है और अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवण प्रकाश तरंगों को किस प्रकृति को पुष्ट करता है। अथवा, तो ये जो प्रश्न है इसको हम फिलहाल इस सेट में छोड़ रहे हैं। किसी अन्य सेट में यदि ये फिर से आता है तो हम इसे कराएंगे, क्योंकि इस सेट में हम इस प्रश्न को कर रहे हैं जो अथवा में है। ठोसों की ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर दर्शाइए। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो यहाँ पदार्थों को 3 प्रकार में बांटा जाता है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। सबसे पहले देखते हैं चालक यानी कंडक्टर क्या होते हैं।
इन पदार्थों में चालन ऊर्जा बैंड तथा संयोजी ऊर्जा बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं। यानी किसी इलेक्ट्रॉन के जो आखिरी सेल में जो संयोजी, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम, जो संयोजी बैंड होता है और जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के पास लगभग लगभग एनर्जी बराबर होती है। यानी इस बैंड में या कोई रहता है या इसमें रहता है तो ये एक दूसरे में बैंड ओवरलैप रहते हैं। यानी कोई फ्री वाला इसमें आ सकता है और इसमें ये आराम से घूम सकता है, क्योंकि धातुओं में ऐसा होता है, अक्सर कर काफी संख्या में इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। तो संयोजी ऊर्जा बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं। तो यानी इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, यहाँ पर ये कंडक्टर दिए गए हैं, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ये इतना कम होता है कि इस बैंड से इस बैंड में और इस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन इस बैंड में आते जाते रहते हैं। यानी ये तो बैंड भरा ही होता है, साथ में कुछ ये भी भरा हुआ होता है। इसलिए हमें जो कंडक्शन बैंड यानी जो चालन बैंड है उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं किसी भी वायर यानी किसी भी कंडक्टर में धारा का प्रवाह के लिए। तो आगे देखते हैं, जिससे वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य हो जाता है। यानी इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग लगभग क्या हो जाता है, एनर्जी गैप शून्य के बराबर होता है, क्योंकि वो एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं। इसलिए इनमें संयोजी ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा होता है। यानी ये बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे ही होते हैं सब में, तथा चालन ऊर्जा बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। यानी इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमते रहते हैं, आधा या थोड़ा बहुत ये भी भरा हुआ होता है और ये तो सब में ही भरा होता है बैलेंस बैंड, जिससे ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। यानी कंडक्शन बैंड में यदि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमेशा चालकता प्रदर्शित करेंगे, वही जो है धारा के चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसा कौन से पदार्थों में होता है, तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि जितनी भी मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन सब में जो है इसी प्रकार जो है बैंड पाए जाते हैं कि जो है कंडक्शन बैंड में हमको बिना कुछ किए ही जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इसका दूसरा प्रकार देखते हैं कुचालक, इंसुलेटर। इन पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। इनमें संयोजी ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा और चालन ऊर्जा बैंड पूर्ण खाली होता है। यहाँ चालन है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण यह चालकता प्रदर्शित नहीं करते। यानी ये वाले जो होते हैं, यहाँ बैलेंस बैंड तो पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते, या ये कह दीजिए कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते, अपनी आखिरी सेल को छोड़ के नहीं जा पाते, क्योंकि इनको छोड़ने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा गैप इनको पार करना होता है। इसके लिए इन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी इनको मिल नहीं पाती कि वो यहाँ से सीधे यहाँ चले जाएं। और यदि इस 2 वोल्ट से कम एनर्जी इनको मिलेगी तो ये यहाँ कुछ से छोड़ के नहीं जाएंगे, और इससे ज़्यादा मिलेगी तभी जा सकते हैं, और ज़्यादा इनको मिल नहीं पाती क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप बहुत सारा है। तो ऐसे उदाहरण ऐसा किन किन पदार्थों में पाया जाता है, तो सूखी हुई लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, और जो हीरा होता है इसमें एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। तीसरा प्रकार है इसका अर्धचालक। इन पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या लगभग उससे कम होता है। परम शून्य ताप पर इनमें संयोजी ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा तथा चालन ऊर्जा बैंड पूर्ण खाली होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर कुछ इलेक्ट्रॉन चालन ऊर्जा बैंड में पहुंच जाते हैं, इसलिए उच्च ताप पर ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। और इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी क्या होता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सभी बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये पूरी तरह भरा हुआ होता है। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते। परंतु यदि इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या लगभग लगभग इनको रूम टेम्परेचर पर लाया जाए या उससे ज़्यादा एनर्जी दी जाए,
तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि यहाँ संयोजक बंध से बंधे होते हैं और जो यहाँ टूटकर एक होल बना जाते हैं और यहाँ से निकलकर इस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो ये जो है उच्च ताप पर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कुछ कुछ चालकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5वें का ये घ है, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाई गई वोल्टता से तुलना कीजिए। इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है? तो एक डायग्राम दिया गया है और इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध का जो मान है वो दिया गया है 200 ओम, और यहाँ जो कैपेसिटर है यानी जो संधारित्र है इसकी धारिता दी गई है 15 माइक्रोकूलाम यानी 15 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। धारा आई हमसे यहाँ पूछी गई है और वोल्टेज का जो मान है वो 220 वोल्ट है तथा जो आवृत्ति है एफ वो यहाँ पर 50 हर्ट्ज दी गई है। और हम जानते हैं कि यहाँ एक शुद्ध संधारित्र जुड़ा है और एक यहाँ प्रतिरोध जुड़ा है और एक संधारित्र जुड़ा है, तो ये है यहाँ पर आरसी परिपथ। तो आरसी परिपथ के लिए जो फॉर्मूला होता है I बराबर वो होता है V/Z। जो Z प्रतिबाधा होती है इसका मान होता है √R² प्लस XC का स्क्वायर, जहाँ XC एक धारितीय प्रतिघात है। अब इस XC की वैल्यू हम निकालते हैं तो XC इक्वल टू होता है 1/C ओमेगा, या इसको लिख सकते हैं 1/C और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो XC बराबर हो जाएगा 1/15 गुणा 10 की घात -6 और 2 इंटू और पाई की वैल्यू लगाएंगे यहाँ तो ये मिलेगी 3.14 और इंटू एफ की वैल्यू यहाँ 50 है। 2 का गुणा 50 में करेंगे तो ये 100 आएगा और ये हो जाएगा XC बराबर 1/15 गुणा ये 10 की घात -6 गुणा ये 100 होगा, 100 का 3.14 में गुणा करेंगे तो 314। जब आप इस सब को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 की घात 6 बटा 15 गुणा 314, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपको 212 ओम मिलेगा। और इस 212 ओम का मान जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये होगा √ में 200 का स्क्वायर प्लस 212 का स्क्वायर। Z इक्वल टू 200 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4 यानी 40,000 और 212 का जो स्क्वायर होगा 44,944 होगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 84,944, यानी Z की जो वैल्यू है यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 291.5 ओम के लगभग मिलती है। और I बराबर V का मान 220 था और ये 291.5 है, और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये लगभग 0.75 एम्पियर के बराबर मिलती है, या इसी को हम I बराबर 3/लगभग 4 एम्पियर भी
लिख सकते हैं। आगे हमसे ये पूछा गया है कि प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो होता है VR बराबर I इंटू आर। तो ये हो जाएगा, I का मान मैं यहाँ 3/4 लूंगा, R का मान 200 लूंगा, तो ये 50 होगा और गुणा करके 150 ओम मिलेगा। और V संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC जो होगा वो I इंटू XC होगा। और यहाँ I की वैल्यू वही 3/4 लगाएंगे और ये 212 लगाएंगे XC। 4 से ये 5 और 4 तिया 12, यानी ये होगा 159 ओम। तो ये जो कुल विभवांतर होगा इसका बीजगणितीय योग करेंगे हम। तो यहाँ पे जो कुल विभवांतर होगा VR प्लस VC ये बराबर होगा 150 प्लस 159 और बराबर हो जाएगा ये 309 ओम। और जबकि यहाँ वोल्टेज दिए गए थे 220, तो इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है? तो इनमें अंतर प्राप्त होने के दो ही कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो शुद्ध प्रतिरोध के लिए धारा और विभवांतर तो समान कला में होते हैं, मगर जो संधारित्र है इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो धारा से जो है 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, यानी धारा जो है 90 डिग्री अग्रगामी होती है। और यही कारण है कि इनमें जो है अंतर पाया जाता है। ये प्रश्न संख्या 5 का 5वां भाग है। बोहर के परमाणु प्रारूप की संकल्पना लिखिए। तो बोहर के प्रारूप की जो है परमाणु मॉडल की जो संकल्पना है, यानी उन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए थे। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा था कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें आवश्यक अपकेंद्रीय बल की जो पूर्ति है वो नाभिक के आकर्षण बल से होती है। यानी जब भी कोई कण जो है वृत्ताकार गति करता है तो उसे अपकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इस पर आवश्यक जो अपकेंद्री बल है वो कहाँ से आता है? तो हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर यहाँ प्रोटॉन होते हैं सेंटर में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लस और माइनस आपस में क्या करते हैं, कूलाम आकर्षण बल लगाते हैं। और उसी आकर्षण बल के कारण क्या है, ये अपकेंद्री बल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और ये वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है m हो और वो v वेग से घूम रहा हो, और तथा जिस पथ पर वो घूम रहा है उस पथ की यदि त्रिज्या r है, तो जो अपकेंद्री बल होगा वो mv² होगा और ये बराबर होगा कूलाम आकर्षण बल के। ये मान लिए यहाँ प्लस E है और यहाँ प्लस ZE है। तो जो कूलाम आकर्षण बल होगा वो होगा K इंटू ZE यानी Q1 इंटू Q2 अपॉन R² के। और यही जो है पहली नियम में उन्होंने यही संबंध बताया था कि जो अपकेंद्री बल की जो प्राप्ति है वो कूलाम आकर्षण बल से होती है, और इसी कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है। दूसरा नियम उनका ये था, या दूसरा पोस्टुलेट ये था कि जो क्वांटम प्रतिबंध या कक्षाओं का क्वांटमीकरण किया था उन्होंने। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है वो नियत होती है। पहले किसी मॉडल में ये नहीं बताया गया था, क्योंकि अब तक जो उन्होंने रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उन्होंने ये तो कहा था कि वह वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो उसी में क्यों घूमता रहता है। तो इन्होंने यहाँ पर इसका क्वांटमीकरण कहा। इन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं है कि किसी भी कक्षा में घूम सकता है, उनकी जो कक्षा होती हैं वो फिक्स होती हैं, और यह केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है।
यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में घूम रहा है तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग mvr, ये बराबर होगा nh/2 के। और n का मान होगा, यदि वह पहली कक्षा में है तो 1 होगा, और दूसरी में है तो 2 होगा, तीसरी में है तो 3 होगा। इसी प्रकार वो जिस कक्षा में घूमेगा उसी का वह पूर्वज होगा। तीसरा जो पोस्टुलेट था उनका, वो ये था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, जिससे उसकी ऊर्जा नियत रहती है, क्योंकि वह स्थायी कक्षा में घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ n बराबर ये पहली कक्षा है और यहाँ n बराबर दूसरी कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन यदि इस पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना चाहेगा तो इसके बीच में जितना भी एनर्जी गैप होगा उतनी एनर्जी इसको चाहिए, इतनी ऊर्जा अवशोषण करेगा, तब ये इस कक्षा में जा सकता है। और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उसी प्रकार मान लीजिए ये n बराबर कोई अन्य कक्षा है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन गया है, जब वो ऊपर जाता है तो बहुत कम समय के लिए ठहरता है, यानी लगभग 10⁻⁸ सेकंड के लिए, और फिर से वापस अपनी कक्षा में आता है। हो सकता है वो डायरेक्ट अपनी कक्षा में आ जाए और हो सकता है बीच में किसी और कक्षा से होकर आए। तो यदि वो इससे इस कक्षा में डायरेक्ट आएगा तो इस और इस कक्षा के बीच का जो एनर्जी गैप होगा उतनी ही एनर्जी की एक ये वेव जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा या ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में होती है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो है रेडिएशन छोड़ते हैं। तो ये मान लेते हैं कि जो ऊपर यहाँ कोई अच्छा है, जैसे ये n बराबर यहाँ n1 है और यहाँ जो n2 है ये कोई ऊपरी कक्षा है। इस पहली कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के पास En1 एनर्जी है और ऊपर किसी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के पास En2 एनर्जी है। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप होगा यानी En2 माइनस En1। यदि इस उच्च कक्षा से यानी N2 से और N2 से N1 में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो जो रेडिएशन छोड़ेगा, इस रेडिएशन के पास जो एनर्जी होगी वो डेल्टा ई कितनी होगी, वो इसी गैप के बराबर होगी। और इसी इलेक्ट्रॉन के पास यानी जो इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आएगा उसके पास जो एनर्जी होती है, यदि उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो उसके पास h न्यू एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा ई है h न्यू के बराबर होता है और ये En2 माइनस En1 यानी इनके एनर्जी गैप के बराबर होता है। और यहाँ से यदि न्यू की वैल्यू निकाली जाए तो ये होता है En2 माइनस En1 अपॉन h। मुझे यदि इसकी लैम्डा वेवलेंथ ज्ञात करनी हो तो मैं जानता हूं कि जो न्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ न्यू बराबर फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ हम c अपॉन लैम्डा लगा लेते हैं तो En2 माइनस En1 अपॉन h हो जाएगा और 1 अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा En2 माइनस En1 अपॉन CH। और यही जो है वेवलेंथ ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है।